नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम आपका मित्र आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं और यह प्रस्तुतिकरण जो है 1857 की क्रांति से एक इतिहास की जो टॉपिक है उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। आप लोग को दो इस पर टॉपिक मिल चुका होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका क्लास 1 और क्लास 3 आप इसका वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक क्लास 1 में आपको बताया गया है कि इस क्रांति का जो है स्वरूप बताया गया है, और क्लास 2 में उसमें इस विद्रोह का 1857 की क्रांति का जो राजनीतिक कारण था, विद्रोह का कारण हम लोग जान रहे हैं, और उसी विद्रोह के कारण में राजनीतिक कारण जो था उसमें हम लोगों ने डिटेल्स किया होगा। और उसमें जो हम लोगों ने वर्णन किया था, हमने जो उसमें बताया था कि जिसमें आपको बताया था कि एक दीवाने आम दीवाने खास किसके लिए था, जिसमें कि मेहमान या राजदूत या राजा का जो भी निकटतम संबंधी था उनसे मिलने के लिए जो स्थल बनाया गया था उसे खास दीवाने खास की संज्ञा दी गई। और जहाँ पर आम आदमियों का या आम लोगों का जो शिकायत सुना जाता था भाषा के द्वारा, उस जगह को कहा गया दीवाने आम। ये इस तरह के जो उसमें आपको राजनीतिक कारण देखने को मिला होगा, उसमें बताए थे खिल्लत के बारे में बताए होंगे, नज़र के बारे में बताए होंगे। तो फिलहाल हम इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए आपको यह बता रहे हैं कि विद्रोह का कारण में एक कारण यह था आर्थिक कारण। दोस्तों, विद्रोह जब हुई तो इसका कारण हम लोग जब जान रहे हैं तो इसमें यह देखें कि अंग्रेज ने जब यहाँ पर कब्जाना शुरू किया। दोस्तों, 1803 ईस्वी से यहाँ अंग्रेज जो था यहाँ भारत पर अधिकार करना शुरू कर दिया गया था, और उस समय यहाँ का शासक तो था शाह आलम था। और शाह आलम के बाद से अंग्रेज मुगल सम्राट जो था पूरी तरह से कमजोर होता चला गया। और इसमें हम लोग देखते हैं कि आर्थिक स्थिति अगर किसी देश को आप कमजोर करना चाहते हैं या फिर उस पर अधिकार करना चाहते हैं तो जरूरी है कि राजनीतिक जो होना चाहिए, राजनीतिक रूप से प्रशासनिक रूप से जो उस पर हम अधिकार करें, साथ साथ हम आर्थिक रूप से उस पर अधिकार कर लेते हैं तो वह पूरी तरह से उसकी स्थिति जो है पूरी तरह से चरमरा जाएगी, उसका हालत जो है पूरी तरह से बस से बदतर हो जाएगा। इसी में हम देखते हैं कि विद्रोह के कारण में आर्थिक कारण में यह देखें कि आर्थिक शोषण जो है, यही जो है जब यहाँ भारतीयों को लगा कि हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, और आर्थिक शोषण के कारण ही क्या हुआ, यह विद्रोह का कारण एक बनती चले गई। क्या हुआ कि यहाँ की जो भूमि थी अंग्रेज के द्वारा नए नए व्यवस्थीकरण किया जाने लगा, जैसे कि डलहौजी आ चुका था, और डलहौजी ने इस आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि वह भारतीयों के विरोध काफी था। हालांकि कुछ अच्छे काम देखने को आपको मिलेगा, लेकिन अधिकांश जो भी काम अच्छा देखने को मिला वह अंग्रेजों के पक्ष में ही था। हालांकि उसी का दिया हुआ आज जो है रेलवे है भारत में बिछा हुआ है, या फिर कोई आगे आपको बताएंगे कोई प्रथा है जिसको समाप्त करने में डलहौजी ने भूमिका निभाई। हालांकि हम यह देखेंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया भूमि का, जैसे कि भूमि व्यवस्थाओं के नए नए आविष्कार, जैसे आविष्कार यहाँ पर पट्टी बिछा गया, जंगलों की कटाई शुरू कर दी गई। इसके अलावा करों में वृद्धि की गई। जो अंग्रेजों अधिकारी हुआ करते थे, अंग्रेज के अधिकारी, उसके द्वारा क्या किया गया, जो टैक्स का और यह सब जो किया वह करता एक अलग करता, कुछ हद तक सही होता, लेकिन इनके द्वारा जो किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसमें क्या किया, भारतीयों का जितना उद्योग धंधा था उन सभी उद्योग धंधों को इसने पूरी तरह से चौपट कर दिया। और इस तरह से आर्थिक स्थिति जो है यहाँ की स्थिति खराब होती चली गई। और तो और बाढ़ और सुखाड़ के कारण यहाँ पर क्या होती थी, फसलें बर्बाद हो जाती थी। और फसलें जब बर्बाद होती थी तो जो छोटे मोटे किसान होते थे या जो भी किसान थे वह ऋण जो लेते थे महाजन से लेते थे, और महाजन को वह अपना बाढ़ और फसल के बर्बाद होने के कारण चुका नहीं पाते थे, जिसके वजह से जो जागीरदार हुआ करते थे या महाजन हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, इनके जमीन को हड़पना शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद क्या हुआ, किसान की स्थिति खराब होती चली गई। इसके बाद फिर और क्या हुआ, जब यही किसान महाजन के विरुद्ध न्यायालय में जाते थे
तो वहाँ पर क्या होता था, न्यायालय और दोनों के बीच, न्यायालय और महाजन के बीच साठगांठ होती थी, दोनों में पूरी मिली भगत होती थी, जिसके वजह से जो उनके पास जाता था कि हमें फैसला मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, उसे अन्याय ही होता था उसके साथ। और इस तरह से भारतीयों की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही थी। इसके अलावा क्या हुआ, भारतीय व्यापार पर ब्रिटिश का पूर्णतः नियंत्रण हो गया कि अब जो व्यापार हो रहा था वह भारतीयों के लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि अब ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश जो शासन थी, उसके तहत व्यापार हो रही थी। और यही हुआ, आर्थिक स्थिति यहाँ की, यही कारण हुआ कि भारतीयों की स्थिति खराब होती चली गई, यहाँ की आर्थिक स्थिति चरमराती चली गई और यह एक विद्रोह का कारण बन जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि आर्थिक कारण से भी बदतर स्थिति कर दी गई थी, सामाजिक धार्मिक कारण। अब क्या हुआ, पहले तो अंग्रेज जो था वह प्रशासनिक व्यवस्था से खेल शुरू किया, और फिर क्या हम लोग देखें कि यह जो है हमें आर्थिक स्थिति से पूरा पंगु बना दिया गया। अब तो और यह जो है, अब इसकी बारी आई थी कि यहाँ का जो धार्मिक स्तर है, क्योंकि अब अंग्रेज जिस सभ्यता से आया था, जिस सभ्यता संस्कृति से आया था, वह सोच रहा था कि हम अपना प्रचार प्रसार दिखाए। इसीलिए यह जो है, यह भी जब ऐसी बात अंग्रेजों ने सोचा, ऐसा स्थिति हुआ, तो यहाँ के लोग जो थे इसके विरोध हो गए। यानी कि उनको लगा, यहाँ के भारतीयों को लगा कि हमारा जो है धर्म का विनाश किया जा रहा है, हम पर धार्मिक अत्याचार किया जा रहा है और हमारे धर्म के विरुद्ध किया जा रहा है। इसलिए इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में आत्मविश्वास होती गई अंग्रेजों के प्रति, और उसके प्रति यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती गई, अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना फैलती गई। आइए हम लोग समझते इसमें हुआ क्या था। इसमें दो व्यक्ति थे, दो अधिकारी थे, एक विलियम बेंटिक और दूसरा था डलहौजी। इसने क्या किया था, उस समय भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा था, कन्यावध था, बाल विवाह होता था। इसके अलावा विधवा को घर से बाहर रखा जाता था, उसका पुनर्विवाह नहीं होता था। इन सभी में डलहौजी और विलियम बेंटिक ने मिलकर काम करना शुरू किया। हिंदू समाज में जो थी उसको दूर करने, कुरीतियों को दूर करने के लिए उसने कानून बनाया, और कुछ हद तक कानून सही भी हुआ, लेकिन इसका बुरा असर पड़ा। और अब कहिएगा कि भारत में जब यह आया था विलियम बेंटिक और डलहौजी, भारत को तो अच्छा काम कर रहा था, अच्छा सती प्रथा, कन्यावध बंद किया, कुरीतियाँ फैली थी तो किया। इसमें भी जो बता रहे हैं कि अंग्रेज का ही फायदा था। अब क्या बताए कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए दोस्तों, बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमारा नुकसान ना हो, अगर नुकसान भी हो तो कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट दे जाए, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। अगर आप किसी बड़े बिजनेसमैन से मिलेंगे तो आपसे अगर वो बातें कराए 2 मिनट से ज़्यादा या आधा घंटा बात कर लिया, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि उसका टाइम बर्बाद हुआ, बल्कि उसने आपके दिमाग में अपनी छाप छोड़ दी और आप उनसे कोई सामान लेने पर मजबूर हो जाइएगा। ये होता है उसका बिजनेस का आइडिया। तो अंग्रेज भी जो था बिजनेस माइंड था, और बिजनेस माइंड के तहत उसने क्या किया, पहले क्या किया, अच्छा भारत में जो कुरीतियाँ फैला दी गई उसको हटा दिया गया। भारत के कुछ लोग खुश, अरे वाह, हमारे लिए जो अंग्रेज इतना अच्छा काम किया जा रहा है। अब जैसे कि इस पर एक आप छोटी सी कहानी बताते हैं। एक राजा था, उस राजा के क्षेत्र में, यानी कि जहाँ का राजा था, जहाँ जिस प्रांत का, जिस क्षेत्र का, वहाँ पर एक बनिया रहता था। बनिया ने क्या किया, बनिया पाव रोटी बनाने का काम करता था। मान लीजिए कि 5 रुपये में बनिया पाव रोटी वो बेचता था। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद देखा कि अच्छा कस्टमर हमारे पास आ रहा है, इसलिए उसने क्या किया, अपना मन से जो 5 रुपया था उसमें अब वह 30 रुपया कर दिया। 30 रुपया कर दिया कि अब क्योंकि हम बेच रहे हैं और हमारा अच्छा बिक रहा है, कोई है नहीं कंपटीशन के लिए और हमारे पास आएगा ही। अब लोग जाने लगा तो महंगा, कुछ लोग खरीदता था, कुछ लोग नहीं खरीदता था।
जिसकी वजह से क्या किया, लोगों ने राजा के पास शिकायत किया कि राजा जी ऐसा ऐसा बात है, बनिए ने क्या किया, पाव रोटी का दाम बढ़ा दिया और जिसके वजह से हम लोग खरीद नहीं पा रहे, कुछ लोग ही खरीद पा रहे हैं, जो अमीर लोग हैं वो खरीद पा रहे हैं, हम गरीब लोग नहीं खरीद पा रहे। राजा ने दरबार लगाया, उस बनिए को बुलाया कि क्या बात है, ऐसा बात। तो राजा ने उसको प्रश्न किया बनिए से। बनिए ने कहा महाराज हमसे गलती होगी, हम क्षमा चाहते हैं महाराज, अब जो है इसकी कीमत जो है अब 30 रुपया हम नहीं रखेंगे, अब इसकी कीमत हम आधा कर देते हैं 15 रुपया। जैसे ही 15 रुपया किया तो दरबारीगण जितने भी थे ताली बजाकर उनका स्वागत, वाह बनिया हो तो ऐसा, राजा हो तो ऐसा। राजा के हुक्म पर बनिए ने अपना दाम घटा दिया और पब्लिक भी खुश, राजा भी खुश और बनिया भी खुश। लेकिन नुकसान किसका हुआ, अभी भी जनता का ही हुआ, क्योंकि बनिए ने तो 5 रुपया से बढ़ाकर 10 रुपया 15 रुपया किया, जिसमें कि 10 रुपया का अभी भी तो फायदा है। तो यही होता है दिमाग, और यही बिजनेस माइंड जो था अंग्रेज लेकर आया था कि हम जो है इस प्रथा को, हिंदू समाज में जो कुरीतियां फैली है उसको खत्म कर देंगे। डलहौजी और विलियम बेंटिक ने यह दिमाग लगाया, लेकिन और यह क्यों दिमाग लगाया, ताकि जो यहाँ पर मौलवी थे, जो पंडित थे, उसके विचार का इन्होंने विरोध किया। और जब ऐसा किया तो यहाँ के जो पंडित थे, जो मौलवी थे, वह अंग्रेजों के इस विचार के खिलाफ हो गए, क्योंकि अब इनको लगने लगा था कि हमारी जो शक्ति है उसमें कमी आ जाएगी, अब जो है हम पर भरोसा नहीं करेगा ये, और आपस में इसी को तो कहते हैं फूट डालो और शासन करो। अब क्या हुआ, वह पंडित मौलवी जो था वह इसका विरोध कर दिया गया। साथ ही साथ आगे आपको बताएंगे कि इतना ही नहीं, अंग्रेज अधिकारी ने बाद में जाकर जितने भी धार्मिक स्थल थे, मंदिर थे, मस्जिद थे, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, सब पर टैक्स लगा दिया। और जैसे ही ऐसा हुआ तो उन लोगों की, अब तो पहले क्या हुआ, पंडित और मौलवियों की धार्मिक उनके विचारों का विरोध किए। अब क्या हुआ, जब मंदिर और मस्जिद या धार्मिक स्थलों पर टैक्स लगाना शुरू हुआ तो अब जो संपूर्ण समाज जो है इसका विरोध करना आरंभ कर दिया गया कि अब जो है यह जो अंग्रेज जो है हमारे साथ धार्मिक अत्याचार कर रहा है। इसी में हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से जब देखें तो भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का रूखा व्यवहार था, उसकी बोली बड़ा ही अपमानजनक होती थी, उसका व्यवहार बड़ा ही रूढ़ा हुआ करता था, और इससे लोग अंग्रेज के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न करते गए कि अंग्रेज जो है हमारे खिलाफ अपमानजनक जैसी बातें करता है। अपमानजनक कैसी बातें करता था, भारतीयों को अंग्रेज काला कहता था, काले कह के संबोधित करता था, यहाँ तक कि सुअर की संज्ञा दी जाती थी। यह कहा जाता है कि अंग्रेज के द्वारा भारतीयों को काले कहा जाता था, सुअर कहा जाता था, और तो और होटल और जितने भी क्लब थे सब में पूर्णतः निषेध लगा दिया गया था। पहले भी आपको बताए थे राजनीतिक काल में जितने भी उच्च पद थे प्रशासनिक पद में सब पर भारतीयों को हटा दिया गया था। इसके अलावा कहा जाता है 1813 ईस्वी में जब भारत में अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों, चूंकि अंग्रेज भी ईसाई था, ईसाई मिशनरियों को जब न्योता दिया, उसको आदेश दिया कि आप यहाँ पर आइए और धर्म का प्रचार कीजिए, तब जाकर इसने क्या किया, अपना धर्म का प्रचार। यानी कि अंग्रेजों का मेन मकसद था, कोई अंग्रेज अधिकारी यहाँ लिखते हैं अपने पुस्तक में कि हम लोग का एक मेन मकसद था कि पूरे भारतीयों को जो हिंदू धर्म में बटा हुआ था, कुछ मुस्लिम भी कन्वर्टेड हो चुके थे, अब इसको खत्म करके पूरा का पूरा जो ईसाई में इसको परिवर्तित किया जाए। हालांकि अंग्रेजों की यह मंशा पूरी नहीं हुई, हाँ कुछ हद तक उन्होंने जरूर इसमें सफलता पाई। अब क्या हुआ, प्रचार प्रसार बढ़ गया, मिशन जितने भी ईसाई मिशनरी आए उन्होंने क्या किया, अपना धर्म प्रचार प्रसार शुरू किया, शिक्षा संस्थान को ले गए, और उस शिक्षा संस्थान में सिर्फ ईसाई धर्म से संबंधित ही शिक्षा दी जाती थी कि हमारा गॉड जो है, फादर जो है वेस्ट है,
ऐसी करके शिक्षा दी जाती थी। यहाँ तक कि इसका इन्होंने फायदा उठाया। 1837 में भारत में अकाल आई और अकाल का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने जितने भी गरीब थे उन गरीबों को ईसाइयों में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा और तो और या वहाँ पर भी नहीं छोड़ा जहाँ पर कैदी थे। उस जेल में ईसाई शिक्षक आते थे और ईसाई धर्म का पाठ उन्हें पढ़ाकर चले जाते थे। और इसी पर वीर सावरकर ने लिखा है कि सैनिक और उच्च अधिकारी जो थे वह उनको क्या करता था, सैनिक और उच्च अधिकारी उनके द्वारा जो हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार भगवान राम को मानते थे और दोनों को गालियों से संबोधित करते थे। और तो और सैनिक जो भी था उन सैनिकों को कहता था कि आप जो है धर्म को परिवर्तित कर लीजिए, आप जो है ईसाई बन जाइए। यानी कि वह हिंदू के भगवान और मुस्लिम के गॉड को दोनों को वह गाली देते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। सैनिकों में यह भावना भरते थे कि तुम जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाओ। इसके अलावा कहा जाता है दोस्तों 1850 में एक कानून आता है लेक्स लोकी कानून को लाकर हिंदू रीति रिवाज में पूर्णतः परिवर्तन लाया गया। लेक्स लोकी कानून जब 1850 ईस्वी में आता है अप्रैल महीने में, तो हिंदू धर्म में जितने भी कुरीतियाँ थी या ये थी कि हिंदू धर्म में जितना भी रीति रिवाज था उसने अंग्रेजों ने परिवर्तन लाना शुरू किया। और जब परिवर्तन होना शुरू और परिवर्तन लाने का उद्देश्य क्या था कि जब अंग्रेज आया था, ईसाई मिशनरी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो कुछ लोग जो है अपने फायदा के लिए, क्योंकि जो अंग्रेज बनते थे वह उसको अंग्रेज सपोर्ट करता था और इस वजह से जब वह अंग्रेज ईसाई बन जाते थे तो जो हिंदू था वह उसको अपने धन संपत्ति से बेदखल कर देते। और इसीलिए लेक्स लोकी कानून को लाकर इस नियम को खत्म किया गया, अंग्रेजों के द्वारा रीति रिवाज को खत्म किया कि अब इसके तहत लेक्स लोकी कानून के तहत जितने भी लोग ईसाई बनेंगे वह अपने पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं रहेंगे। यानी कि अब जो है उनको भी उस संपत्ति, यानी कि धर्म वाले चेंज हो गया लेकिन संपत्ति जो है वही मिलना चाहिए, ऐसा यह किया। इसके अलावा डलहौजी ने एक और वो जो भी क्या हुआ बुराई काम किया हुआ कि डलहौजी ने क्या किया, गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दी गई। गोद लेने की प्रथा को, यानी कि गोद लेने की प्रथा क्या होती है, जिसमें कि बच्चे को, यानी कि जिसको संतान नहीं होता है वह, यानी कि जिसको दत्तक कहते हैं, दत्तक पुत्र की तरह ऐसी व्यवस्था को खत्म कर दी ताकि यह उत्तराधिकारी नहीं बन सके। और जब ऐसा हुआ तो हिंदू धर्म के जितने भी लोग थे उनको लगा कि यह जो है हमारे धर्म शास्त्र से काफ़ी विरोध कर रहा है, हमारे धर्म शास्त्र को ही परिवर्तन कर रहा है, हमारे धर्म को ही बदलना चाह रहा है। और इससे लोगों की भावना आर्द्र होती है और लोग जो होते हैं उनके प्रति ऐसा व्यवहार, ऐसा मन आ जाता है कि ऐसी भावना जागृत होती है कि हम कब इसका बदला लें। और धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि लोगों में अंग्रेजों के प्रति जो भावना उबाल मार रही है अंदर से कि हम इसका विरोध करें, बस एक मौके की तलाश थी। वह मौका जो है आगे आपको बताएंगे, जिस या धार्मिक कारण हो गया, सैनिक कारण बताएंगे और सैनिक कारण के जस्ट ही बाद आपको वही बताएंगे जो बताएंगे अंदर से जो अंग्रेजों के बढ़ती विरोध की भावना जागृत हो रही थी, उफान मारे थी, वह जो है तात्कालिक कारण में यानी कि सैनिक क्रांति के बाद उत्पन्न होती है, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और यह 1857 की क्रांति का सीरीज आपको कैसा लग रहा है, जो कि तीसरा क्लास है, और हमें कमेंट कर बताइए कि इसमें आप मज़ा आ रहा है और कितना मज़ा आ रहा है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।